चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 9 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संविधान निर्माण। परिचय देखें तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है और कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीके का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं और उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं और एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। और हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के है और वहाँ क्या हुआ है और दक्षिण अफ्रीका लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। और हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे और इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे काम के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। देखें तो इन्होंने ये है इनका नाम है नेल्सन मंडेला है। ये कहते हैं कि मैंने गोरू के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मोल जोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैंने इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इससे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है और जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें सात अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई और उसके बाद अगले हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया। जैसे भारत को और भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोर लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर से दमनकारी थी और उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी और होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट और उसके बाद रणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे और इसे पृथकीकरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उन्हें गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे और जाने का आदेश नहीं था और अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने के लिए भी अधिकार नहीं था उन्हें। और उसके बाद 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के
झंडे तले और एकजुट हुई और इनमें से कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे और उनके समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई और अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों श्वेतों और रंगीन चमड़े वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखी। उसके बाद देखें एक नए संविधान की ओर देखें। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के संगठन का रास्ता खुला और यह सब कैसे हुआ यह सब। और आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह बात जानते हैं। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी ये कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात से आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। ये तस्वीर है डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है और इस पर लिखा है कि डरबन नगर डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही। आप सोच सकते हैं किस हद तक पाबंदी की गई थी। उसके बाद 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में ऐसे में अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए और उतने कानून के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। और साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबको भागीदारी होगी। अब दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। और यह काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ काम करने और दृढ़ निश्चय और पुराने
कड़वे अनुभव को आगे के इंद्रधनुष समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। और एक बार फिर मंडेला ने शब्दों में ही ये बातें कहा था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। और एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। और पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। उसके बाद देखिए, हमें संविधान की जरूरत क्यों? हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और उसके बाद संविधान क्या करता है, और इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे, और दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे और वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो, और उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता का रास्ता अपनाने को तैयार हुए, और गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को माने गए, और वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग तो इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे, और वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, और इस समझौते को लागू करना और भी कठिन हो गया था, और इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिख पढ़ लेना चाहिए, और जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने को बाध्य रहे। और भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसी के बारे में नियम तय होकर निम्नलिखित रूप में आ जाते हैं, और चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। और इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हें चीज़ों का इंतजाम किया, और वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी अपेक्षा नहीं कर सकती, और उन्हीं बुनियादी नियमों के निम्नलिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी लोगों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है, और यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है, और इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। एक कहते हैं कि साइड में दिया गया जो तस्वीर, ये कहता है बच्चा कि यह तो गड़बड़ हो गई, अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने की क्या औचित्य था। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, और संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जैसे यानी जिन्हें नागरिक कहा जाता था, तो उनके रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों व सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। और संविधान अनेक काम करता है, जिसमें से ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रहे
विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे और सहयोग विकास करता है। दूसरा कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा यह है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है। और चौथा है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। और ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी के लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण देखें। तो पहले ये साइड वाले इनके परिचय ले लेते हैं। तो ये है पहला तस्वीर में जो है ये है वल्लभ भाई झारोवार भाई पटेल है और इनका जन्म 1875 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1950 में हुआ था। जन्म इनका गुजरात में हुआ था। वह अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और वकील और बरदौली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे और भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। बाद में ये उप प्रधानमंत्री बने। ये है सरोजिनी नायडू। इनके जन्म हुआ था 1879 में और मृत्यु हुआ था इनके 1949 में। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवित्री थी। ये कवित्री, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता थी और कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बने। उसके बाद ये है अब्दुल कलाम। ये तस्वीर में है। इनका जन्म हुआ था 1888 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1958 में और जन्म सऊदी अरब में हुआ था। और शिक्षाविद, ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे। और उसके बाद कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगवादी और राजनीति के विरुद्ध और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। और उसके बाद ये तस्वीर है टी कृष्णमाचारी हैं और इनकी जन्म 1899 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1974 में। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और उद्यमी और कांग्रेसी नेता भी थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। उसके बाद ये है राजेंद्र प्रसाद। इनके जन्म 1884 में हुआ था और उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। जन्म इनके बिहार में हुआ था और संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी निभाई थी। और उसके बाद 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और उसके बाद ये है जयपाल सिंह थे और ये जयपाल सिंह है और इनकी जो तस्वीर है, इनकी जन्म 1933 में हुआ था, मृत्यु 1970 में हुआ था। जन्म इनका झारखंड में हुआ था। और उसके बाद खिलाड़ी और शिक्षाविद भी थे और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महात्मा गांधी के संस्थापक के अध्यक्ष भी थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। उसके बाद ये है H.C. मुखर्जी। इनकी जन्म 1887 में हुआ था और उसके बाद इनकी मृत्यु 1956 में हुआ था। जन्म इनका बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद। उसके बाद कांग्रेसी नेता थे। उसके बाद ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। ये है जो तस्वीर है, इनका नाम है श्री दुर्गाबाई देशमुख है। इनकी जन्म 1909 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1981 में हुआ था और जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थे और आंध्र महिला सभा के संस्थापक भी थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक बने। उसके बाद फिर एक तस्वीर है बलदेव सिंह। इनका जन्म 1901 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। जन्म इनका हरियाणा में हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे और संविधान सभा के कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए और बाद में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बने। उसके बाद ये जो तस्वीर है, इनका नाम है कन्हैया लाल मणिका लाल मुंशी
मुखर्जी, इनकी जन्म 1887 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1971 में। जन्म इनका गुजरात में हुआ था। ये वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद ये जो तस्वीर है, इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी जन्म 1901 में और मृत्यु हुई थी 1953 में। जन्म इनकी पश्चिम बंगाल में हुआ था और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और शिक्षाविद और वकील भी थे। हिंदू महासभा के सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी बने। उसके बाद ये जो तस्वीर है, ये है भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 1861 में और मृत्यु 1956 में। जन्म इनके मध्य प्रदेश और उसके बाद प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे और उसके बाद सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी भी थे। और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बने। ये तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू की। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनका मृत्यु हुआ था 1964 में। और जन्म इनका उत्तर प्रदेश में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे और वकील और कांग्रेस नेता थे। उसके बाद समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये जो तस्वीर है, ये सोमनाथ लोहिया के है। इनकी जन्म 1901 में और मृत्यु हुई थी 1984 में। जन्म इनके पश्चिम बंगाल में। लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे। बाद में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सदस्य थे। उसके बाद इन सबके परिचय देख लें। उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे और देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी और भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे और एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि ये भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चितता भरा काम था। और जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। और संविधान निर्माता को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता देखें। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था और दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बननी पड़ी, वैसे ही स्थिति ही उस समय के भारत में नहीं थी। और भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनने का काम हो चुका था। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था और यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलाना चाहिए और इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे और ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। और इन दोनों की दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी। और जिस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी और उसके बाद औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने
करने में मदद मिली और अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे और उनमें से बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बननी थी और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में नई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत शासन कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाए और हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई और हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची में काफ़ी प्रभावित हैं। और रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे और लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी, और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। उसके बाद संविधान सभा देखें तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ दी जो अभी हम थोड़ी देर पहले देखें। और चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी के तत्काल बाद देश को हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई और भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा ने 229 सदस्य थे और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर दिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन के याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले भी यह कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता और यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को सिर्फ फिर से लिखना पड़ा और क्यों संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहाँ के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति बनी हुई थी। और कई देशों में संविधान है पर वहाँ कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है और कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। और पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। और यह हमारे संविधान का एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा काम यह है कि संविधान सभा की भारत के लोगों का एक ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव करने के लोग संविधान सभा के चुनाव देश के लोगों प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे और इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। और इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। और इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचार से सहमत नहीं थे और सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अलग संविधान सभा का गठन
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। और संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। और सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। और फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा की कि एक प्रारूप समिति बनाया और एक प्रारूप संविधान बनाया। और उसके बाद संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुए। और 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। और सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। और इन्हें कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझाया जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए ये भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य देखें तो इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। और अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। और यह काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना ही यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। ये है मैं जो लिखा गया है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उससे लगे कि देश की बनाने में उसी की भी भागीदारी है। और ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। और ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मिलजुल से रहे। और ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो और औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। और मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था और जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और असमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे में उनके विचार इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे और उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए को कटु आलोचना की। और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंता को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। हम लोग को याद यहाँ पढ़ना था, सपने और वादे पे पढ़ना था। आप में से कुछ को भारतीय संविधान नेताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम है। और वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। महात्मा गांधी ने इन्होंने कहा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना मान ले और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। और ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। और ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मिलजुल कर रहे। और ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो और औरतों को मर्द के समान अधिकार मिले। और मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था और उन्होंने संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और असमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे में उनके विचार दूसरों
दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की थी। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे और अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के नकारना जारी रखेंगे और हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे और हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे और अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। इन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। और इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। और जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटी ही होती है, आवाज पाती है और ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। और यही हमारे लिए उचित है और आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है और भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संप्रभु संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। और आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली और हम कम से और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भरा और इसमें कुछ हद अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने का, सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, आज़ाद भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना है। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। असंभव है कि यह काम हमारे इस भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। संविधान का दर्शन देखें। जिन मूल्यों ने स्वतंत्र संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा उसे इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं का अनुरूप बनी। और संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ है और इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत का प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और अब उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझेंगे। उसके बाद
और उसके बाद संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है और इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ था। और यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है और इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावना है। हम सभी लोग अनुअधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने और घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये है हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हैं प्रस्तावना। इसमें है कि अपने इतिहास में हुए अन्याय से स्वीकार करते हैं और अपनी भूमिका पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों के सलाम करते हैं और अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं और इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके हैं और एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से सुधार हो और हर एक संविधान की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। हम अपने भारत के प्रस्तावना पर आते हैं। तो भारत के संविधान का उद्देश्य का है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इको द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और उसके बाद अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उसके बाद इसके अर्थ समझे हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इससे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। और उसके बाद है समाजवादी के देखें तो समाजवादी समाज में इसका अर्थ है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम हो। और उसके बाद प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न के देखें तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष का। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ देखें तो लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं के आचरणों को समान सम्मान देती है। और गणराज्य के बारे में देखें तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति न हो कि किसी वंश या राज्य खानदान का हो। उसके बाद देखें
लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? तो सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर रहते हैं और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, और यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय के बारे में देखें। न्याय का अर्थ है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के देखें। स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों को किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। उसके बाद समानता के देखिए। समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता देखिए। हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो और कोई भी नागरिक किसी दूसरी नागरिकों को अपने से कमतर ना माने। उसके बाद देखिए संस्थाओं का स्वरूप देखिए। संविधान सिर्फ मूल्यों व दर्शन का बयान भर नहीं है जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है, और संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है और जिससे हम भारत का संविधान कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है और यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है और भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इससे लोगों को भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए और इन्होंने जो पवित्र, अस्थायी और न बदलने सकने वाली कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए इन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी किया था और इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। और उसके बाद संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी कानूनों की बुनियादी स्वरूप को समझना बड़ी मुश्किल नहीं है और किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताते हैं जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाए और इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेंगे। और साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। और पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है और प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम कर रहे हैं। और लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताबों में चर्चा होगी, यानी 3 क्लास की पुस्तक में हम देखेंगे। रंग भेद देखें तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार के 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ल अलगाव और खराब व्यवहार के करने वाली शासन व्यवस्थाएं। धारा देखें तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा यानी अनुच्छेद। उसके बाद संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसके बाद इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने और मौलिक कानून होते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन क्या है तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव होता है। संविधान सभा क्या है तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। उसके बाद प्रारूप क्या है तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। दर्शन क्या है तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाली सबसे बुनियादी विचार होता है। उसके बाद प्रस्तावना क्या है तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध है देशद्रोह।